हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसको जाके देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें बताना है बेटा, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें बताना है ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। कह रहा है क्या सिंगल पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास होके जा सकती है? नो। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी पढ़ा था बेटा, सिंगल पॉइंट से हम कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? इनफाइनाइट, है ना। ये देखो ना, कितनी सारी लाइन बन रही है ना, ऐसे इनफाइनाइट लाइन बन सकती है। तो इसका मतलब ये तो हुआ भाई क्या? फॉल्स। अब आगे कह रहा है देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। क्या टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से, टू अलग अलग लाइन से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं? नहीं। ओनली बेटा टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। ओके, ओनली टू डिस्टिंक्ट पॉइंट से ओनली कितनी लाइन पास हो सकती है बेटा? ओनली वन। लेकिन ये क्या बोल रहा है? इनफाइनाइट हो सकती है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। इसी तरह से थर्ड पार्ट है इसका, कह रहा अ टर्मिनेट लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनफाइनाइटली ऑन द बोथ साइड। यस, ट्रू है बेटा। ये कैसे? देखो, एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये एक लाइन है। अब कह रहा है कि क्या हम इसको बोथ साइड से इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई। एक बेटा एक लाइन को दोनों तरफ से इनफाइनाइटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियस आर इक्वल। बिल्कुल सही बात है भाई। अगर दो सर्कल इक्वल है, अगर दो सर्कल क्या है बेटा? इक्वल, तो कह रहे हैं कि इनकी रेडियस भी इक्वल होंगी। बिल्कुल होंगी, बिकॉज ऑफ ये रेडियस। अब देखो बेटा, जो हमारा सर्कल है वो किस पे कितने जितने भी अब बनता है हमारा किस बेस पे बनाते हैं? रेडियस के बेस पे बनाते हैं। अगर दोनों सर्कल इक्वल है तो ऑब्वियसली बात है रेडियस इक्वल है, जब तो दोनों सर्कल इक्वल है। तो इसलिए स्टेटमेंट भी क्या हुई बेटा? ट्रू। इसका लास्ट पार्ट और है, कह रहा है ए बी इक्वल है पी क्यू के। जो ये ए बी लाइन है ये किसके इक्वल है? पी क्यू के। और जो पी क्यू लाइन है वो इक्वल है एक्स वाई के। देखो ना, ए बी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई। तो क्या ए बी इक्वल टू एक्स वाई होगा? बिल्कुल होगा। हमने एक्सियम्स फर्स्ट में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था वहां पे भाई? कि ए इक्वल है बी के और बी इक्वल है सी के, तो ए इक्वल होगा सी के। तो एक्सियम 1 लगा के हम इसको प्रूव करके दिखा देंगे कि यस, ए बी इक्वल होगा बेटा किसके? एक्स वाई के। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये स्टूडेंट्स अब हमारा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। आर देयर अदर टर्म्स एंड नीड टू डिफाइन फर्स्ट? व्हाट आर दे? हाउ माइट यू डिफाइन दैम? तो कह रहा है कि कुछ हमें टर्म दी हुई है, इनको हमें डिफाइन करना है। ठीक है। और कह रहा है कि अगर आप और कोई टर्म यूज कर रहे हो तो पहले उसको और डिफाइन कर दो आप चाहो तो। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले डायरेक्टली इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। फर्स्ट है बेटा पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस आपको पता है क्या होती हैं? ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ये दो लाइन जा रही है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, उसे हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। अब इसी को बेटा डेफिनेशन में लिख दो। तो क्या लिखेंगे? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस, पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस are those lines which not intersect each other। खत्म। इसी तरह से बेटा दूसरा पॉइंट, परपेंडिकुलर लाइंस। अब देखो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है बेटा? ये एक लाइन है, अब इसमें हमने एक लाइन ड्रॉ करी, इंटरसेक्ट करी, लेकिन जो इंटरसेक्ट इस पे कर रही है ना वो 90 डिग्री पे कर रही है। कितने पे इंटरसेक्ट कर रही है? 90 डिग्री पे। तो ये कहलाती है बेटा परपेंडिकुलर लाइन।
तो परपेंडिकुलर लाइन क्या हुई बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइंस, perpendicular line are those lines which intersect, ये इंटरसेक्ट करती है ना, ये इंटरसेक्ट नहीं करती इसलिए सीधा नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ क्या है? परपेंडिकुलर लाइंस आर दोज लाइन विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो भाई अभी हमने देखो परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री पे। ओके, थर्ड है बेटा लाइन सेगमेंट। अब हमें लाइन सेगमेंट को डिफाइन करना है। तो लाइन सेगमेंट को समझते पहले होता क्या है, उससे पहले लाइन को समझते बेटा। लाइन क्या होती है? ये नॉर्मल लाइन कहलाती है। और जो लाइन होती है ना, दोनों तरफ इनफाइनेटली एक्सटेंड हो सकती है। इस एरो का मतलब भी यही होता है कि इस लाइन को आप जितना चाहो उतना एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये तो होती है भाई हमारी लाइन। लेकिन ये बात कर रहा है लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट क्या होता है बेटा? जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके एक पॉइंट पे खत्म हो जाए। अब लाइन में क्या था, दोनों तरफ उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते हो। वो यहां से स्टार्ट हुई तो यहाँ पे आके खत्म हो गई, तो ये हमारा क्या कहलाता है बेटा? लाइन सेगमेंट कहलाता है। तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या बनी? व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंड, देखो लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं लेकिन लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो इसलिए व्हेन अ लाइन कैन नॉट बी एक्सटेंड, cannot be extend any further, और हम उसको एक्सटेंड क्यों नहीं कर सकते बेटा फर्दर? बिकॉज ऑफ इट्स टू एंड पॉइंट्स। तो ये हो गई बेटा आपकी लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन। फोर्थ है बेटा रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? ये हमारा सर्कल होता है, ये हमारा सेंटर होता है। अब इस सेंटर से ऑन द सर्कल पे हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। जितनी भी लाइन ड्रॉ करते हैं ये सारी एक तो फिक्स सेम इक्वल आती हैं, और यही क्या होती है बेटा? रेडियस होती है। यही क्या होती है? रेडियस। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? a radius of a circle, a radius of a circle is the line from any point on the circle to the center of the circle, देखो ना, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होती है? एक लाइन होती है फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। उस सर्कल पे कोई भी पॉइंट होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं भी होगा। जैसे हमने ये ले लिया मान लो, और कहां तक? इसके सेंटर तक, सर्कल के सेंटर तक। तो ये कहलाती है बेटा आपकी रेडियस। अब नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? कॉर्डिलेटरल होता है। स्क्वायर क्या होता है बेटा? एक कॉर्डिलेटर। हम लोग देखो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर एक कॉर्डिलेटर होता है। टाइप्स ऑफ कॉर्डिलेटर होता है जिसमें ऑल साइड इक्वल होती हैं और ऑल एंगल्स क्या होते हैं बेटा? 90 डिग्री के होते हैं। तो बस हमें ये लिख देना है, a square is a quadrilateral which all the four sides are equal, and all angle is right angle. Odd angle is a right angle. ये हो गया बेटा आपका स्क्वायर की डेफिनेशन, और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर टू पोस्टुलेट गिवन बिलो। हमें इन दो पोस्टुलेट्स को देखना है। आगे कह रहा है डू दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स।
तो कह रहा है कि इन दोनों पोस्टुलेट्स में कुछ ऐसी टर्म्स है जो अनडिफाइन है, मतलब इनकी डेफिनेशन नहीं दी हुई है। ओके, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट, हमें बताने क्या ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है। ओके, डू दे फॉलो यूक्लिड पोस्टुलेट्स, क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट्स है, एक्सप्लेन करना है हमें। ये तीन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं हमें कि ये अनडिफाइंड है या नहीं, पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं, या ये यूक्लिड पोस्टुलेट है या नहीं। तो पढ़ते हैं भाई। गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज इन बिटवीन ए एंड बी। सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट, दे आर नॉट ऑन द सेम लाइन। ठीक है, तो देखो इसमें अनडिफाइंड टर्म तो है बेटा। जैसे देखो इसमें ए और बी एक लाइन है, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स है, उनके बीच में एक थर्ड पॉइंट सी हमें दे रखा है। अब लेकिन सी कहां पर है, ये तो दिया ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं दे रखा ना, तो इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म तो है। और ये पोस्टुलेट कंसिस्टेंट है या नहीं, चलो एकदम काम करते हैं, सीधा आंसर आपको क्या लिखना है वो बताते हैं आपको। तो देखो यस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स लाइक पॉइंट और लाइन, जो मैंने अभी आपको जस्ट बताया। आल्सो दिस पोस्टुलेट आर कंसिस्टेंट, अब ये पोस्टुलेट बड़ा कंसिस्टेंट है बिकॉज दे डील विद टू डिफरेंट सिचुएशंस, क्योंकि इसके अंदर दो डिफरेंट अलग अलग सिचुएशंस हैं। अब वो क्या सिचुएशन है देखो, उसको भी एक्सप्लेन कर रखा है हमने। से दैट गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, देयर इज अ पॉइंट सी लाइंग ऑन द लाइन बिटवीन देम, क्या जो ए और बी जो पॉइंट है, जो सी है, एकदम इनके बीच में लाई कर रहा है। एक तो ये हो गया सिचुएशन। दूसरी, से दैट गिवन पॉइंट ए एंड बी, यू कैन टेक पॉइंट सी नॉट लाइंग ऑन द लाइन, मतलब कि जो ए और जो ये पॉइंट बी है, इससे लाइन ये बनी, जो सी पॉइंट लिया हमने कहीं बाहर ले लिया, इस पे लिया ही नहीं, एक ये भी तो सिचुएशन बन सकती है। तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है। ओके, आगे क्या था कि ये पोस्टुलेट्स हैं, इक्विड पोस्टुलेट्स हैं या नहीं है। तो नो, दिस पोस्टुलेट डू नॉट फॉलो इक्विड पोस्टुलेट्स। बेटा देखो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में 5 पोस्टुलेट्स पढ़े थे, उन 5 में से ये दोनों कोई सी भी नहीं है, तो इसका मतलब पोस्टुलेट तो है ही नहीं। और इसी के साथ बेटा हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है इफ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। ओके, दोबारा समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन कह रहा है एक सी पॉइंट ए और बी के पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है, एक लाइन है मान लो ए और ये बी, और सी इनके बीच में कहीं लाई कर रहा है, और वो कुछ इस तरह से लाई कर रहा है कि AC जो है, ये जो AC है वो इक्वल है BC के, मींस ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है जो AC है इक्वल है हाफ ऑफ AB के। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है बेटा, AC इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो अब देखो इसके अंदर हमारा यूज हो रहा है बेटा एक्सियोम्स। अब मुझे कैसे पता एक्सियोम्स, अब देखो हमने एक एक्सियोम पढ़ी थी क्या, कोइंसाइड वाली, है ना, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में कोइंसाइड वाली एक एक्सियोम्स पढ़ी थी। तो अब देखो कोइंसाइड वाली एक्सियोम में क्या पढ़ा था हमने, ये AC है और ये क्या है CP, और नॉन वैसे एक छोटी सी भी बात है, आप खुद समझने की कोशिश करो। ये 3 पॉइंट है ACB। अब ऑब्वियस है AC प्लस CB, अगर मैं AC प्लस CB करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, पूरे के पूरे होल के AC AB के। ऑब्वियसली बात है कि नहीं, AC प्लस CB किसके इक्वल आएगा बेटा, AB के। तो बस आपको यहाँ पे ये लिखना है, आपको AC प्लस BC इक्वल है बेटा किसके, AB के। इसका रीजन क्या लिखोगे, बाय कोइंसाइड विद लाइन सेगमेंट AB। अब देखो AC प्लस BC किसके इक्वल हो गया, AB के, लेकिन हमें प्रूफ करना है AC इक्वल है हाफ ऑफ AB के। तो AC को AC रहने दो, और BC की जगह क्या हम AC लिख सकते हैं, BC की जगह क्या हम AC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पता है कैसे, क्योंकि भाई एक चीज गिवन है हमें कि AC जो है किसके इक्वल है, BC के। तो BC की जगह हमने क्या लिख दिया, AC। तो हमने BC की जगह AC ही क्यों लिखा, AC की जगह BC क्यों नहीं लिखा, उसका भी रीजन है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ऑफ हमें प्रूफ में क्या चाहिए, AC चाहिए। तो हमने BC को रिमूव करके क्या लिख दिया, AC। तो यहाँ पे आपको क्या लिखोगे, बिकॉज AC इक्वल टू BC। यहाँ पे हमने चेंज कर दिया ये। ओके, तो AC कितना हो गया बेटा, 2AC इक्वल टू AB। 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा,
डिवाइड, तो ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, और यही क्या करना था बेटा हमको, प्रूफ, हैंस प्रूफ। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, कह रहे हैं इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट। हाँ कि भाई ए बी क्या, ए बी एक हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 करा उसके अंदर ए बी लाइन थी, उसमें सी क्या था, मिड पॉइंट था। मिड पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए सी जो है बी सी के इक्वल था, है ना। आगे कह रहा है प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज ओनली वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें प्रूफ करके दिखाना है कि किसी भी एक लाइन में, किसी भी एक लाइन में ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है। और देखो अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, किसी भी एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्योंकि मिड पॉइंट क्या होता है कि अब देखो ये मिड पॉइंट है तो इसका मतलब होगा ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, ये पार्ट इस पार्ट के क्या है बेटा, इक्वल, जब ये मिड पॉइंट कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अगर मान लो आप एक पॉइंट और ले लो, इधर डी पॉइंट ले लिया, अब तो इतना सा पार्ट इस पूरे पार्ट के इक्वल आएगा नहीं, तो डी तो भाई कभी मिड पॉइंट हो ही नहीं सकता, कहीं भी ले लो। तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है मिड पॉइंट तो ओनली एक ही होता है। अब लेकिन यहां पर हमें इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। हमने तो समझ लिया कि भाई एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, लेकिन अब इस चीज को प्रूफ करके दिखाना है। तो देखो कैसे करेंगे प्रूफ। तो देखो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, यहाँ पे ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, और यहां पर हम क्या करते हैं, दो पॉइंट्स को मिड पॉइंट मान लेते हैं, एक को सी और एक को डी। लाइट कर लेते हैं कि सी एंड डी इज अ मिड पॉइंट। ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। तो हमने क्या लाइट कर ली कि ए बी एक लाइन सेगमेंट है, उसमें से सी और डी दोनों के दोनों मिड पॉइंट्स है। अब देखो अगर ये दोनों के दोनों बेटा मिड पॉइंट्स है ना, अब ये दोनों के दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स, तो ए सी किसके इक्वल होगा बेटा, बी सी के, है कि नहीं। ए सी किसके इक्वल होगा, बी सी के। एंड डीबी मिड पॉइंट है तो एडी किसके इक्वल होगा, डीबी के। एडी किसके इक्वल होगा, डीबी के। अब ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस बी सी, मैं अगर ए सी प्लस बी सी करूंगा तो बेटा पूरी लाइन के बराबर आ गया। ए सी प्लस बी सी पूरी लाइन के बराबर मीन्स ए बी के बराबर, और ए सी प्लस बी सी को क्या मैं ए सी लिख सकता हूं, बी सी को क्या मैं ए सी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो ये किसके इक्वल हो गया, ए बी। यहां लिख देंगे हम कि भाई ए सी इक्वल है बी सी के, इसीलिए यहां पे हमने बी सी की जगह क्या लिख दिया है, ए सी। तो ए सी टू ए सी, टू ए सी किसके इक्वल आ गया, ए बी के। और इसको मान लेंगे बेटा हम फर्स्ट इक्वेशन। अब इतना करने के बाद सेम चीज सेकंड वाले डी के साथ करो कि भाई ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा बेटा, ये ए बी के। ए डी प्लस बी डी किसके इक्वल होगा, ए बी के। तो ए डी का ए डी और बी डी किसको हम क्या लिख सकते हैं, बी डी किसके इक्वल था, ए डी के। तो ये ए डी आ गया इक्वल टू ए बी, ए डी टू ए डी इक्वल टू ए बी। इसको मान लो बेटा सेकेंड इक्वेशन। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, टू ए डी ए बी के इक्वल, टू ए सी ए बी के इक्वल, ए बी के ये भी इक्वल, ए बी के ये भी इक्वल। तो आपस में ऑब्वियस सी बात है ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। तो टू ए डी इक्वल टू टू ए सी, टू से टू बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि टू के नीचे गया तो कैंसिल आउट हो गया। तो ए डी इक्वल आ गया बेटा किसके, ए सी के। ए डी इक्वल आ गया किसके, ए सी के। अब देखो ए डी किसके इक्वल आ रहा है, ए सी के। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल। ये पॉसिबल है, नहीं है ना। तो ए डी इक्वल टू ए सी, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात सोचो, एक लाइन है उसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए, ए डी आ रहा है किसके इक्वल, ए सी के। तो ये चीज तो भाई स्टेटमेंट गलत आ रही है ना कि ए डी इक्वल है ए सी के। अब ये स्टेटमेंट गलत क्यों आ रही है, ए डी इक्वल टू ए सी इज इक्वल, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने अजम्पशन मानी है ना कि सी और डी दोनों मिड पॉइंट है, वो गलत है। वो क्या है बेटा, गलत है। दोबारा समझने की कोशिश करो, 1 सेकेंड।
दोबारा समझने की कोशिश करो मैं कहना क्या चाहता हूं। हमारा इक्वल आ रहा है, एडी इक्वल आ रहा है एसी के इक्वल आ रहा है, ठीक है। हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो हम कोई अजम्पशन मार के चलते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का आंसर गलत आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, हमने वो अजम्पशंस को गलत माना है, वो हमने अजम्पशन को क्या माना है, गलत। तो अब देखो एडी इक्वल आ रहा है एसी के, और जो चीज पॉसिबल है ही नहीं, एडी इक्वल टू एसी, और ये चीज पॉसिबल ही नहीं है, और ये इक्वल आ रहा है लेकिन, तो इस ऐसा ये इसलिए हो रहा है, ऐसा ये इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ हमारी एजम्पशन गलत है कि सी और डी दो मिड पॉइंट्स है। तो इसका मतलब दो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं, ओनली एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारी एजम्पशन गलत थी कि भाई हमने दो को मिड पॉइंट माना था, तो इसलिए हमारा आंसर भी ये जो एडी इक्वल टू एसी इक्वेशन गलत बन रही है, और ये गलत इसीलिए बनने क्योंकि हमारी अजम्पशन गलत थी। तो इसका मतलब ये समझ आता है किसी भी एक लाइन में दो मिड पॉइंट हो ही नहीं सकते हैं। दैट्स इट। क्या हो रहा है अब, बस अब आपको इसी चीज को बेटा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, वी कंक्लूड दैट AD equal to AC is not possible. So our assumption is incorrect. जो हमने assumption मानी थी वो क्या है, incorrect है। Our assumption is incorrect. So prove that every line segment has one and only one midpoint. Only one। बेटा मैं बोल दे रहा हूँ, यहाँ जगह नहीं है तो आपको शायद दिखे ना, तो आप नोट कर लेना। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर AC इक्वल है BD के, एंड प्रूव दैट AB इक्वल टू CD। तो भाई हमें गिवन दिया हुआ है क्या, कि AC इक्वल है BD के, और हमें प्रूफ करके दिखाना है क्या, कि AB जो है इक्वल है CD के, AB इक्वल टू CD। ओके, अब देखो AC किसके इक्वल है बेटा, BD के, तो AC का है हमारा ये रहा, और जो AC है किन दो लाइन सेगमेंट को मिलकर बन रहा है, एक AB और एक BC। तो हम AC को क्या ले सकते हैं, AB प्लस BC इक्वल टू AC लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हमारी दूसरी लाइन है BD। अब BD को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस BD को हम क्या लिख सकते हैं स्प्लिट करके, BC प्लस CD, और ये किसके इक्वल होगा बेटा, पूरा BD के। अब देखो हमें गिवन है AC इक्वल है BD के, AC किसके इक्वल है बेटा, BD के, हमें ये चीज गिवन है। और AC किसके इक्वल है, AB प्लस BC के, तो AC की जगह हम पुट कर देते हैं AB प्लस BC, और BD किसके इक्वल है, BC प्लस CD के, तो BD की जगह क्या पुट कर देते हैं, BC प्लस CD। बस अब इतना करने के बाद हमें क्या प्रूफ करना था, AB इक्वल है किसके बेटा, CD के। अब देखो AB प्लस BC इक्वल टू BC प्लस CD। हमने एग्जाम्स में पढ़ा था किसी भी टू इक्वल्स में टू इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी कोई भी चीज दो थिंग्स इक्वल है उसमें से हम बोथ साइड इक्वल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो रिमाइंडर बचता है ना वो भी इक्वल आता है, वो भी क्या आता है बेटा, इक्वल। तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं BC, बोथ साइड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्या बेटा, BC को। तो AB प्लस BC में से माइनस कर दो BC, और BC प्लस CD में से भी माइनस कर दो BC। तो ये माइनस का BC प्लस का BC कैंसिल, प्लस का BC माइनस का B कैंसिल, तो यहां बचा AB और यहां बचा CD। तो AB इक्वल टू CD, और यही चीज हमें क्या करनी थी बेटा, प्रूफ। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा हैंस प्रूफ्ड। अब देखने बेटा क्वेश्चन नंबर 7। ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है व्हाई इज द एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स। जो यूक्लिड एक्सियम में हमारी एक्सियम्स 5 है उसे कंसीडर करा गया है यूनिवर्सल ट्रूथ।
उसको यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कंसीडर करा गया है। तो पहले रिमाइंड करते हैं कि एक्सियोम्स हमारी 5 क्या थी। तो बेटा एक्सियोम 5 क्या थी हमारी, द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा उसके पार्ट से ग्रेटर होता है, बड़ा ही होता है। इसको हमने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी समझाया था, एक एग्जांपल लेके चॉकलेट का। ये एक चॉकलेट है डेयरी मिल्क, ठीक है। एक स्मॉल टुकड़ा हमने इसका तोड़ा और किसी दोस्त को दे दिया, तो जो ऑब्वियसली बात है जो इसका पार्ट है ना वो हमेशा छोटा रहेगा इस पूरी की पूरी चॉकलेट के मुकाबले। इस पूरी चॉकलेट के मुकाबले ये जो पार्ट है वो क्या रहेगा बेटा, छोटा रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ये तो। और यही चीज तो हमारी क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो हमारी एक्सियोम 5 है उसे यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों कहा गया है। बिकॉज ऑफ इसमें आप नॉर्मल से जितने सारे एग्जांपल्स लेके देख लो आप कि होल जो होता है हमेशा बड़ा होता है उसके पार्ट से। जो होल होता है मतलब कोई भी चीज ले लो आप, मान लो आप यहाँ पे एग्जांपल ले लो केक का, ठीक है भाई। ये केक होता है, हम क्या करते हैं उसको अपने दोस्त को बांटने के लिए कुछ इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। अब जो ये केक है इतना पार्ट गया, इतना पार्ट्स दे दिया हमने किसी दोस्त को। तो अब मैं पूरे होल केक को इस छोटे पार्ट से कंपेयर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरा केक बड़ा होगा, केक ग्रेटर होगा, है ना। तो यही थी हमारी एक्सियोम 5 और इसीलिए इसको यूनिवर्सल ट्रुथ भी कहा गया था। और आपको देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं, सिर्फ एक जो मैंने आपको एग्जांपल दिखवाया है ना उसमें से कोई भी एक एग्जांपल लेना है और एग्जांपल को एक्सप्लेन कर देना है, बस बात खत्म। ओके, अब मैं एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आप कोई क्वेश्चंस करो अपनी कॉपी में, स्कूल की कॉपी में, तो आप नोट कर सको। ओके, सो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स क्या लिखेंगे हम, अ केक व्हेन इट्स होल और कंप्लीट अज्यूम दैट इज मेजर 2 पाउंड्स। हमने एक केक को मेजर किया था वो 2 पाउंड्स का निकला, ठीक है। बट व्हेन अ पार्ट ऑफ इट इज टेकन आउट, जब हमने उसके एक पार्ट को निकाला, एंड द मेजर इज वेट इज स्मॉलर देन द प्रीवियस मेजरमेंट, तो हमने जब एक पार्ट को उसमें से निकाला तो प्रीवियस मेजरमेंट कितना था 2 पाउंड, वो उससे कम निकला। सो फिफ्थ एक्सियम ऑफ यूक्लिड इज ट्रू। तो इसका मतलब ये हमारी जो एक्सियम 5 एकदम ट्रू है और ये मटेरियल कैसा है, ये कैसा है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सो एक्सियम 5 इज द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्सियम्स कंसीडर अ यूनिवर्सल ट्रुथ। तो इस एग्जांपल को हम नोट कर देंगे, ये हो गया हमारा आंसर। और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट और चैप्टर भी कंप्लीट। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ।